मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। बच्चों, कक्षा 8वीं में आज हम पढ़ेंगे भूगोल। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 8वीं की भूगोल की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज का विषय है भूगोल यानी ज्योग्राफी और पाठ है 7वां पाठ, लोक संख्या यानी जनसंख्या भाग 1 यानी पॉपुलेशन पार्ट 1 की बात करेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे जनसंख्या की। तो अगर विश्व जनसंख्या की बात करें तो बच्चों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं विश्व की जनसंख्या तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है। विश्व की जनसंख्या की बात करें तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यस, विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या 7 अरब 79 करोड़, जिस बच्चों 7 अरब 79 करोड़ से भी अधिक हो चुके हैं। यस, विश्व का अगर विश्व की जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि की बात करें बच्चे तो पूरे विश्व की जनसंख्या, यस अगर हम आपको पॉइंटर की मदद से बताएं तो विश्व की जनसंख्या का ग्राफ, तो बच्चों इस तरह से विश्व की जनसंख्या का ग्राफ आगे बढ़ता चला जा रहा है। जनसंख्या के संकेंद्रण की बात करें तो बच्चों पूरी जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या अगर बात करें संकेंद्रण की बात करें तो बच्चों इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो दुनिया की आबादी है, जनसंख्या है, ये तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है। तो बच्चों इसे जनसंख्या विस्फोट के रूप में समझ सकते हैं। इस बच्चों अगर हम बात करें पूरी दुनिया में विश्व में जनसंख्या की, राइट, तो बच्चों यह 7 अरब 79 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। यानी अगर बात करें बच्चों बिलियन में तो 1 बिलियन बराबर 100 करोड़, तो 7 अरब यस यानी 7 बिलियन बच्चों, 7 बिलियन से भी अधिक जनसंख्या हो चुकी है। यस, 7 बिलियन का मतलब 700 करोड़। जिस बच्चों तो वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 7 अरब 79 करोड़ से भी अधिक है। जिसमें अगर बात करें बच्चों भारत की जनसंख्या, तो भारत की जनसंख्या यस विश्व की जनसंख्या का 17.86% है। और बच्चों जो कि भारत दूसरे क्रमांक पर है। इसी दृष्टिकोण में अगर चाइना की बात करें तो पहले क्रमांक पर चीन है, जिसकी जनसंख्या बच्चों यस अगर बात करें तो 18.47% है। पहले क्रमांक पर, दूसरे क्रमांक पर भारत है, उसके बाद दुनिया के बाकी देश आते हैं। यस बच्चों, भारत की जनसंख्या वर्तमान समय में 138 करोड़ से भी अधिक है। और पहले क्रमांक पर चीन जो कि 143 करोड़ 143 करोड़ और इंडिया है 138 करोड़, राइट। तो बच्चों विश्व की जनसंख्या की जब विस्फोट की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है। यस, चलिए हम अगर मानव की बात करें, जनसंख्या की बात करें तो एक उसे यस बच्चों हम देखते हैं उसे एक संसाधन के रूप में देखते हैं। तो किसी प्रदेश के विकास में अनेक घटक सहायक होते हैं, उनमें जनसंख्या एक महत्वपूर्ण घटक है, राइट। प्रदेश किसी क्षेत्र के विकास की बात करते हैं तो जनसंख्या एक महत्वपूर्ण घटक है। किसी भी प्रदेश की जनसंख्या का अध्ययन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान दिया जाता है। इस बच्चों तो हम बात करते हैं जनसंख्या की वृद्धि की, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की संरचना, राइट। तो चलिए बच्चों, अभी हमने चर्चा की जनसंख्या एक संसाधन के रूप में, राइट, मानव संसाधन के रूप। तो जनसंख्या की वृद्धि क्या, किसी भी क्षेत्र प्रदेश का जब अध्ययन करना होता है यस बच्चों, तो जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की संरचना देखते हैं। आइए बच्चों यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे, तो जरा एक ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। यस, जैसे बच्चों अगर बात करें यहाँ पर 2016 की कुल जनसंख्या
चलिए एक उदाहरण लिया गया है, एक अ नगर है, एक ब नगर है। तो जरा इस उदाहरण को ध्यान से समझिए। यस, तो यहाँ पर अ नगर की जनसंख्या यस 1 लाख है, ब नगर की जनसंख्या 1,10,000। कुल जन्मे हुए बच्चे यस बच्चों, अ नगर में 2000, ब में 2750। मृत जनसंख्या की बात करें तो 1500 अ नगर में और ब में 2200। बाहर से आए हुए लोग यस 23,000 अ में और ब में कितने 15,000। नगर छोड़कर गए हुए लोग अ में 2000 और ब में 5000। तो बच्चों कुल जनसंख्या 2015 में कितनी हो जाएगी, राइट, और ब में कितनी हो जाएगी। यस बच्चों, अगर इसकी बात करें तो आप बच्चों इसे समझ सकते हैं। यस, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो इसे आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या 2016 में 1 लाख थी, तो कुल जन्मे हुए बच्चे यानी इसमें जुड़ जाएंगे 1 लाख में। मृत जनसंख्या यानी बच्चों कम हो गई तो इतना उसको घटा देंगे। बाहर से आए हुए लोग इसे उसमें जोड़ देंगे इस जनसंख्या में, और नगर छोड़कर गए हुए लोग यानी इसे माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो अ में आपको मिलेगा बच्चों यस 1,21,500, राइट, 1,21,500 आपको यहाँ मिलेगा। और ब में भी उसी तरह से अगर आप करेंगे बच्चों यस, तो आपको मिलेगा 1,20,550, 1,20,550। तो चलिए बच्चों इसे ध्यान रखना है, और कैलकुलेशन यानी गणना की बात करें इसे आपको खुद करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर प्रश्न इस तरह से बनता है जैसे कि यस किस नगर में बाहर से अधिक लोग आए। तो इस अगर आप डेटा को अच्छी तरह से देखेंगे तो बाहर से अधिक लोग किधर आए, अ में आए कि ब में आए। तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे 23,000 आए हैं, यहाँ पे 15,000 आए हैं, राइट। तो आप समझ जाएंगे कि अ नगर में जनसंख्या यानी जो बाहर से आने वालों की वो अधिक है। दोनों नगरों की 2017 में जनसंख्या जिसकी चर्चा अभी हमने की, यस, तो ये आपको ध्यान रखना है, आप निकाल भी सकते हैं। यस बच्चों, तो सभी बिंदुओं का विचार करते हुए यस 1 वर्ष में किस नगर की जनसंख्या अधिक वृद्धि हुई। तो आप देखेंगे कि जो आपने देखा कि अ में 1,21,500 जनसंख्या हो गई, जबकि ब में 1,20,500। तो अ नगर की जनसंख्या अधिक बढ़ी है। इस बच्चों इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जैसे एक प्रश्न और ले सकते हैं कि कुल जन्मे बच्चों की संख्या अगर यहाँ पर दी गई है, यस, कुल जन्मे हुए बच्चों की संख्या जैसे यहाँ पर 2000 है, यहाँ 2750 है। यस, इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे प्रति हजार जनसंख्या के अनुसार इनकी जनसंख्या कितनी होगी। इसे इस बच्चों तो इसे आप देखेंगे तो इसे जैसे 20 अगर प्रति हजार की जनसंख्या है, इसे इस रूप में कहते हैं। यस बच्चों, तो इसे आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी तरह से और आगे बढ़ लेते हैं। इसी क्रम में जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन की ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, यस, जो अभी हमने चर्चा की इस तरह की गतिविधियों की बात करें तो ध्यान में आ रहा है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यस, कभी जनसंख्या कम हो जाती है तो कभी बढ़ती है। तो बच्चों यह वृद्धि अथवा कमी कुछ कारकों पर निर्भर होती है। इस बच्चों जनसंख्या के बढ़ने और घटने की अगर हम बात करें तो प्रमुख कारकों की अगर बात करें जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर, औसत आय और स्थलांतर, इस बच्चों इत्यादि महत्वपूर्ण घटक होते हैं जिनकी चर्चा बच्चों हम आगे विस्तार से करने वाले हैं। जन्म दर की बात करें, बर्थ रेट की बात करते हैं बच्चों। तो 1 वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या के अनुपात में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या जन्म दर कराती है। और ध्यान रखिए 1 वर्ष में यानी 1 वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या, तो प्रति हजार जनसंख्या के अनुपात में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है, राइट। ध्यान रखना है बच्चों, 1 वर्ष में ये ध्यान रखना है, तथा प्रति हजार यानी 1000 में, इस प्रति हजार जनसंख्या के अनुपात में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या जिसे जन्म दर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में बच्चों आपको ध्यान रखना है आगे मृत्यु दर की बात करें, डेथ रेट कैसे निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको समझना है बच्चों, जब डेथ रेट की बात करते हैं
तो 1 वर्ष की कालावधि में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में मृत व्यक्तियों की संख्या। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, 1 वर्ष की कालावधि में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में मृत व्यक्तियों की संख्या, जो कि मृत्यु दर कहलाती है, यानी डेथ रेट इसे कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। राइट बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ऑल इंडिया इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की बात करें बच्चों, तो एक आंकड़ा यहाँ पर दिया हुआ है 2006 से 2016 की। राइट, तो आप देख सकते हैं डेथ रेट की बात करें 2006 से 2016 में किस तरह से कम हुई है। राइट, तो बच्चों डेथ रेट का कम होना ये अच्छा संकेत है किसी भी देश के लिए। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, हम बात कर लेते हैं जीवन प्रत्याशा की, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे। तो राइट, तो यहाँ पर बच्चों आप समझने का प्रयास करिए कि जीवन प्रत्याशा अर्थात किसी प्रदेश में एक व्यक्ति के जन्म के औसत का, इस जन्म के समय का औसत जीवन काल। राइट, किसी प्रदेश में एक व्यक्ति के जन्म के समय का औसत जीवन काल का अनुमान, इसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। राइट, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं यस ईयर्स में दिया हुआ है मेल और फीमेल का, यानी महिला पुरुष का आंकड़ा यहाँ पर दिया हुआ है। राइट, आप देख सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इस बच्चों, तो 1960 से 2015। राइट, तो 1960 में आप समझ सकते हैं, जहाँ पर अगर जीवन प्रत्याशा की बात करें बच्चों, तो आप देखिए यहाँ पर इस चार्ट में आपको जहाँ पर 40 और 41 दिखाई दे रही है, वहाँ पर आप 2015 में देखिए ये बढ़ करके 66 और 69। राइट, तो तात्पर्य ये बच्चों यहाँ पर बताने का कि किस तरह से ये जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं हम जब जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं। तो ध्यान रखना है, किसी प्रदेश में एक व्यक्ति के जन्म के समय का औसत जीवन काल की हम बात करते हैं। यस, तो एक जीवन प्रत्याशा आपको यहाँ पर समझ सकते हैं। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। हम बात करेंगे प्रवासन की, यानी माइग्रेशन की बात करेंगे। तो किसी व्यक्ति यानी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह का एक दूसरे स्थान पर जाना या दूसरे स्थान से आना, तो आप समझ सकते हैं बच्चों यहाँ बात कर रहे हैं माइग्रेशन की। यस, तो व्यक्ति या व्यक्तियों की बात करें, उसके समूह की बात करें, दूसरे स्थान पर जाना, यस, या दूसरे स्थान से आना, जिसे माइग्रेशन कहा जाता है। तो बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर यस, तो बच्चों ये हमने जहाँ जो चर्चा की अभी एक स्थान पर जाने की बात की, या आपको ध्यान रखना है कि एक समूह किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाता है या आता है। यस, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो किसी प्रदेश से अगर हम बात करें बच्चों, यस, किसी प्रदेश से, यदि किसी प्रदेश में यदि बाहर से कोई व्यक्ति निवास करने के लिए आए तो उसे अनप्रवास कहा जाएगा, और यदि किसी प्रदेश से व्यक्ति अन्य स्थानों पर जाएंगे तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों जनसंख्या की वृद्धि पर इसका परिणाम होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब किसी व्यक्ति की बात करें, ये कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह होने वाला, जो अगर उसके प्रवास की बात करें तो उससे जनसंख्या में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, और जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। और बच्चों इसकी विपरीत, जनसंख्या नियंत्रित होती है तो संसाधन योग्य प्रमाण में उपलब्ध रहते हैं। आइए बच्चों, इसे हम आगे एक उदाहरण के रूप में देखने वाले हैं। राइट, तो चलिए उदाहरण समझते हैं कि स्क्रीन पर एक उदाहरण दिया हुआ है, तो आप इसे बच्चों इस कृति को करके देख सकते हैं। जैसे लोबिया या सेम या सोयाबीन के करीब 100 दाने लो, और बच्चों इसे 30 × 30 वर्ग सेंटीमीटर के एक चौकोन में फैला देना। जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, यस, यहाँ पर फैला गया। ये लोबिया या सेम के या सोयाबीन के दाने हैं, 100 दाने हैं, ध्यान से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बच्चों इन्हीं 100 बीजों को लेकर के अब यहाँ पे यानी 15 × 15, यस, तो 15 × 15 वर्ग सेंटीमीटर में, यानी इसे आप इस रूप में अगर फैलाते हैं तो बच्चों आप जरा ध्यान से देखिए कि
याद रखना है कि एक बीज दूसरे बीज पर न आए, राइट, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर बात करें कि किस चौकोन में, आप ध्यान से देखेंगे कि किस चौकोन में अधिक बीज आपको फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं बच्चों, अगर इसे ए और बी के रूप में देखें तो आप देख सकते हैं बच्चों कि ए में आप देखिए कि यहाँ पर अधिक फैले हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि बी में आप देखिए बच्चों कि पास पास में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों आप अगर देखेंगे किस चौकोन में बीज खचाखच भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें किसमें आपको बी में आप देखिए खचाखच भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या बीजों के वितरण और किसी प्रदेश की जनसंख्या के वितरण में कोई संबंध लगाया जा सकता है? तो बच्चों यहाँ पर हाँ कह सकते हैं। इसी तरह से किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या हो सकती है, यानी कम या अधिक इस तरह की हो सकती है। इन बीजों का वितरण अधिक फैला हुआ दिखाई देने के लिए क्या कर सकते हैं? तो बच्चों अगर बीजों को अगर फैलाने की बात करें, जैसे यहाँ पर आप देखिए, अगर हम बात करें बच्चों बीज बहुत पास पास दिखाई दे रहे हैं और जबकि यहाँ पर दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, राइट। इस तरह से किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या जब अगर हम कहें कि एक क्षेत्र विशेष में, निश्चित क्षेत्र विशेष में बहुत अधिक हो जाती है, तो वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कुछ इसी तरह से हो सकता है। तो बच्चों इसकी चर्चा हम आगे विस्तार से देखने वाले हैं, राइट। तो चलिए इसे आपको ध्यान रखना है। तो आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे देखेते हैं इसको लेकर के। तो बच्चों जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर प्राकृतिक रूप से जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों के लिए उल्लेखनीय कारण है। जन्म दर एवं मृत्यु दर, इसकी चर्चा हमने की थी बच्चों। उसी तरह व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूहों में होने वाले प्रवासन से भी जनसंख्या में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि के कारण संसाधनों पर दबाव बनता है। बच्चों तो इस तरह से अगर जनसंख्या अगर अनियंत्रित रूप से बढ़ेगी तो संसाधनों पर इसी तरह से दबाव पड़ता है। तो जैसे उस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, अगर जनसंख्या बहुत अधिक होगी तो कितना दबाव होता है तमाम प्रकार की सुविधाओं पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बच्चों भौगोलिक स्पष्टीकरण की बात करें, जनसंख्या के वितरण के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, तो हमने ये देखा कि सेम के बीज दो अलग अलग विस्तार वाले क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार से बिखरे हुए थे। ये हमने देखा। बड़े क्षेत्र में वितरण कम घना था, तो वहीं कम क्षेत्र वाले चौकोर में वितरण घना था, जिसे हमने देखा था। तो जनसंख्या के वितरण पर परिणाम करने वाले कारकों की बात कर लेते हैं। आखिर में कौन कौन से कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? तो बच्चों जनसंख्या के वितरण पर परिणाम करने वाले कारकों की बात करें तो प्राकृतिक कारकों की बात करें तो स्थिति, यानी किसी क्षेत्र विशेष की स्थिति किस तरह की है, क्या वो मैदानी क्षेत्र है या बच्चों वह पठारी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो इसके कारण भी जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। अगर मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर आसानी से तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलती है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक हो जाया करती है। पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ तमाम जो मनुष्य की आवश्यकताओं की बात करें उसे मिलना मुश्किल होता है, तो जनसंख्या वहाँ पर कम होती है। तो ये कारक हैं, इनका बच्चों जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा है प्राकृतिक संरचना, यानी उस किसी क्षेत्र विशेष की जो स्थिति है उसकी जो प्राकृतिक संरचना किस तरह की है, जो हमने चर्चा की। अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। जलवायु की अगर बात करें, यानी उस क्षेत्र विशेष की जलवायु किस तरह की है, बहुत अधिक ठंडी है या सामान्य स्थिति है, मिट्टी किस तरह की है, खनिज के संसाधन, यानी जो खनिज संसाधन की बात करें, यानी जो मिनरल्स हैं, जो है वो किस तरह की स्थिति में है उसकी बात करते हैं, तो उसके अनुसार भी असर पड़ता है। आर्थिक कारकों की बात करें, आर्थिक कारक में बच्चों कृषि, यानी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वो क्षेत्र कैसा है, उद्योग की क्या स्थिति है, नगरीकरण की क्या स्थिति है, यातायात की अगर बात करें, यानी साधनों की क्या स्थिति है, यातायात के, बाजार की क्या स्थिति है।
तो ये आर्थिक कारक भी निर्भर करता है किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का, राइट। तो बच्चों स्थिति से लेकर के प्राकृतिक कारक में आपने देखा कि वह क्षेत्र विशेष यानी कहाँ उसकी स्थिति है ये भी, और उसके साथ साथ प्राकृतिक संरचना आदि। तो प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक ये प्रभावित करते हैं जनसंख्या के वितरण को। आगे और देख लेते हैं, राजनीतिक कारक भी प्रभावित करते हैं जनसंख्या के वितरण को। जिस बच्चों तो कहीं ऐसा तो क्षेत्र नहीं जहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति बनी हो, तो उसका भी असर पड़ता है। राजनीतिक अस्थिरता है, सरकारी नीतियाँ हैं, तो इनका भी असर पड़ता है जनसंख्या के वितरण पर। इसके साथ ही बच्चों सामाजिक कारक भी महत्वपूर्ण होता है। ये अगर वंश की बात करें, धर्म की बात करें, भाषा की बात करें तथा रूढ़ियाँ और परंपराएं भी जिस किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, यानी जनसंख्या वितरण का परिणाम इनके कारण भी होता है। तो इन 4 कारकों को ध्यान रखना है। प्रमुख की बात करें यानी प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक और सामाजिक कारक को ध्यान रखना है, जिनका जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव पड़ता है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। जनसंख्या के वितरण से हमें ये समझ में आता है कि किसी प्रदेश की जनसंख्या किस प्रकार बिखरी हुई है, राइट। तो बच्चों अगर जनसंख्या के बिखरे होने की बात करें तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अगर भारत की अगर जनसंख्या की बात करें उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए इसकी जनसंख्या का जो संकेंद्रण है, इस बच्चों सबसे अधिक आपको इस अगर बात करें तो ये मैदानी क्षेत्रों में आपको सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इस बच्चों इसके अलावा यहाँ भी आप देख सकते हैं जनसंख्या का संकेंद्रण आपको अधिक दिखाई दे रहा है। यस, तो उससे यस बच्चों, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जनसंख्या। तो बच्चों जनसंख्या के संकेंद्रण की अगर हम बात करें तो इससे पता चलता है यस, तो भारत में जनसंख्या को आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी दृष्टिकोण से यहाँ भी आप देख सकते हैं इस यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये नगरीय जनसंख्या। बच्चों ये तो अगर पूरे भारत में जनसंख्या की बात करें, जो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, जनसंख्या घनत्व की बात करें, लेकिन यहाँ पर अगर नगरों की बात करें, राइट, इस मानचित्र में नगर देखिए किस तरह से सेंट्रलाइज हुए हैं, राइट। तो बड़े बड़े अगर महानगरों की बात करें पूरे भारत में तो आप समझ सकते हैं ये महानगर किस तरह से, जो कि तमाम प्रकार की सुविधाओं को देखते हुए जो नगर जो है विकसित होते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो ये संकेंद्रण आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बच्चों प्रदेश में कहीं पर्वतीय क्षेत्र होता है तो कहीं समतल मैदान, भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती है, ये हमें ध्यान रखना है, जिसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों विपुल संसाधन के क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या अधिक होती है। ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण घना होता है। इस बच्चों जहाँ पर संसाधनों की बात करें, विपुल संसाधन के क्षेत्र में जनसंख्या स्वाभाविक रूप से अधिक होती है। ये यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं। और ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण घना होता है, जनसंख्या अधिक होती है यानी घना होता है। इसके विपरीत जिन प्रदेशों में संसाधनों का अभाव अथवा अनुकूल जलवायु के अभाव के कारण अथवा भूमि अधिक असमतल हो तो जनसंख्या कम होती है, राइट। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ऐसे इस एरिया की अगर बात करें जहाँ पर आप देख सकते हैं जनसंख्या आपको कम दिखाई देती है। यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं यस, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर राजस्थान है जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र है, ये पेंसुलर एरिया जो पठारी क्षेत्र है, राइट। और यहाँ भी आप समझ सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र है। तो इसके कारण जो है जनसंख्या जो है यहाँ पे कम होती है, राइट। यहाँ जनसंख्या का वितरण विरल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों जनसंख्या के घनत्व की बात करें, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के बीच का अनुपात जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है, राइट। बच्चों ध्यान रखिए किसी प्रदेश की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के बीच का अनुपात जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। जनसंख्या वितरण का अध्ययन करते समय जनसंख्या के घनत्व का विचार किया जाता है। घनत्व की गणना किस तरह से करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक उसके लिए सूत्र है, इस सूत्र के अनुसार किया जाता है। जनसंख्या का घनत्व, ये जनसंख्या का जो घनत्व निकाला जाता है, राइट, इसे घनत्व पढ़ना है बच्चों।
प्रदेश की जनसंख्या बटे प्रदेश का क्षेत्रफल, राइट। तो प्रदेश की जनसंख्या यानी किसी भी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या निकालना है तो ये उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या बटे उसका क्षेत्रफल, राइट। इससे पता चलता है, आप निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि जनसंख्या का घनत्व किसी गांव का हो, शहर का हो, देश का हो, निकाला जा सकता है। आइए बच्चे एक उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, राज्यों की बात करें, जैसे यहाँ पर 6 राज्यों का दिया हुआ है, जनसंख्या और क्षेत्रफल दिया हुआ है। जैसे बच्चों ये जो दिया हुआ है, ये जो डेटा आप देख पा रहे हैं 2011 की जनगणना का है, राइट, ध्यान रखिए। तो बच्चों देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें, राइट, तो आप देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपको सबसे अधिक दिखाई दे रही है, राइट। लेकिन अगर बात करें क्षेत्रफल की बात करें, राइट, तो यहाँ पर क्षेत्रफल देखिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इस 2,40,926, यस। तो बच्चों ये वर्ग किलोमीटर में है, ध्यान रखिए, ये जो क्षेत्रफल दिया हुआ है। और यहाँ जनसंख्या दी है, देखिए 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, राइट। तो यहाँ पर जनसंख्या दी गई है। तो इसका घनत्व निकालना है बच्चों, यस। तो इसका घनत्व निकालेंगे कैसे? प्रदेश की जनसंख्या यानी इसको यहाँ पे रखेंगे और क्षेत्रफल जो है यानी ये जो क्षेत्रफल है इसको यहाँ रखेंगे, नीचे रख करके भाग देना है। तो भाग देंगे बच्चों, तो जो उत्तर प्रदेश का आपको घनत्व आएगा बच्चों वो आएगा 829.35। कितना? 829, यस। तो 829, चलिए हम हिंदी में लिखने का प्रयास अगर इस तरह से करें, 829.35 यानी 35 व्यक्ति। ये जो आया 829.35 मतलब क्या, राइट, चलिए बच्चों ध्यान रखना है, 829.35 यानी 829 व्यक्ति, यानी 829 व्यक्ति, लगभग 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी बच्चों ये, चलिए हम अगर इतना पूर्णांक में अगर इतना लेते हैं, 829 ही लेते हैं, तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, राइट, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 829 व्यक्ति, ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है, यस। किसका? डेंसिटी का, घनत्व का, ये ध्यान रखना है। तो इसी तरह से महाराष्ट्र का निकालेंगे, यस बच्चों। तो महाराष्ट्र का भाग देंगे तो आपको मिलेगा यस 365, यस, महाराष्ट्र का 365। तमिलनाडु का इसी तरह निकालेंगे तो 558, यस। राजस्थान का निकालेंगे तो 200 और मणिपुर का निकालेंगे तो 121, गोवा का निकालेंगे तो 393। तो बच्चों इस तरह से आप देखेंगे, अगर जनसंख्या की बात करें तो यदि किसी प्रदेश का क्षेत्रफल, वहाँ की रहने वाली जनसंख्या ज्ञात हो तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये इसे ज्ञात कर सकते हैं, जिसकी चर्चा अभी हमने की। तो किसी प्रदेश का आकार छोटा हो सकता है और वहाँ की जनसंख्या अधिक हो तो घनत्व अधिक होता है, जैसे गोवा, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं गोवा का अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो 393 है, 393 है, यस। जबकि आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का आप देखेंगे क्षेत्रफल तो अधिक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए कि चूँकि यहाँ क्षेत्रफल कम है, उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो जनसंख्या अधिक है, इसीलिए इसका घनत्व अधिक है गोवा का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसे आप समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों इस कृति को आपको पूरा कर लेना है, राइट, यानी आपको यहाँ पर, चलिए हमने उत्तर प्रदेश का निकाल के दिया, बाकी की चर्चा की, आप स्वतः इसे भाग दे करके आप कैलकुलेट करके, जिस बच्चों, तो चलिए आप यूज करिए, चाहे तो कैलकुलेटर का भी यूज करिए, इसे स्वतः निकालिए जनसंख्या का घनत्व और यहाँ पे इस तालिका को पूरा करना है, इस कृति को। चलिए ये आपको पूरा कर लेना है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे चलते हैं। यदि किसी प्रदेश का क्षेत्रफल वहाँ एवं वहाँ रहने वाली जनसंख्या ज्ञात हो, ये सभी इसकी चर्चा हमने की, तो वहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं इसका पता चल सकता है। जनसंख्या का घनत्व सभी स्थानों पर एक जैसा नहीं होता, जिसकी चर्चा भी की। किसी प्रदेश का आकार छोटा हो
हो सकता है और वहाँ जनसंख्या अधिक हो तो घनत्व अधिक होगा। जैसे हमने उदाहरण गोवा का लिया, राइट। इसे आपको ध्यान रखना। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। कुछ प्रदेशों का क्षेत्रफल अधिक हो सकता है और जहाँ जनसंख्या कम होने से घनत्व कम हो सकता है। जैसे राजस्थान का हमने देखा, इस राजस्थान के संदर्भ में देखा बच्चों कि राजस्थान का क्षेत्रफल अधिक है और जनसंख्या वहाँ पर कम है, इसीलिए उसका घनत्व कम है। ये लगभग 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये हमने देखा था। अपने आसपास से 20 व्यक्तियों के नाम याद करो और निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करो। चलिए बच्चों, कृति है आपको करनी है, राइट। तो कृति किस तरह से करनी है ये ध्यान रखिए। अपने आसपास 20 व्यक्तियों के नाम याद करना है और उसे ये वर्ग इस निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करना है। यस, यानी छोटे और बड़े इस रूप में पहले विभाजित करिए। फिर उसे बुजुर्ग या सुशिक्षित, यस बुजुर्ग के रूप में, फिर उसे सुशिक्षित या अशिक्षित इस रूप में। तो उससे पहले उसे छोटे बड़े या बुजुर्ग इस रूप में विभाजित कर लीजिए। फिर सुशिक्षित या अशिक्षित इस रूप में कर लीजिए। स्त्री पुरुष इस रूप में करिए। विद्यार्थी कर्मचारी व्यापारी इस रूप में करिए। व्यवसायी बेरोजगार गृहिणी इस रूप में। तो बच्चों आप देखिए, इस कृति को करने का प्रयास करिए और आप देखेंगे कि ये जो वर्गीकरण आपका होगा, तो वर्गीकरण आप करेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि ये इस 20 व्यक्तियों में, जैसे 20 व्यक्तियों में आप देखेंगे कि उसमें कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं, कितने बुजुर्ग हैं। फिर आप देखेंगे उसमें कितने सुशिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं। फिर इसी तरह से महिला और पुरुष भी आप निकाल सकते हैं। उसमें महिला कितनी हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं। फिर उसमें आप देखिए विद्यार्थी कितने हैं। फिर उसमें कर्मचारी देखिए कितने हैं। फिर व्यापारी देखिए, व्यवसायी बेरोजगार गृहिणी। इस तरह से बच्चों आप ये एक तालिका बनाइए और इसमें इस कृति को आप स्वतः करिए, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। तो जनसंख्या की जो हमने बात की, जी पॉपुलेशन डेंसिटी जो की अगर बात की, यानी जनसंख्या घनत्व की बात की, तो जनसंख्या घनत्व तो राइट ध्यान रखिए, इसकी चर्चा हमने अभी की। इसकी किस तरह से, जैसे अभी हमने राजस्थान की बात की, तो देखिए राजस्थान में जो जनसंख्या का घनत्व आप देख सकते हैं। इस बच्चों इसका क्षेत्रफल अधिक है लेकिन इसकी जनसंख्या कम है, इसीलिए यहाँ पर घनत्व आप देखिए, जनसंख्या का घनत्व आपको यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। चलिए बच्चों, अब जिस वर्गीकरण की हम बात कर रहे थे, तो जो 20 व्यक्तियों का आप वर्गीकरण करेंगे और उस वर्गीकरण के द्वारा आप आसपास के जिस लोगों की विशेषताएं देखिए कि ये क्या विशेषताएं ऐसी हो सकती हैं और क्या ऐसा वर्गीकरण पूरे देश के लिए किया जा सकता है। तो बच्चों इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया में कौन कौन सी समस्या आई और वर्गीकरण एवं जनसंख्या की गुणवत्ता का क्या संबंध है, राइट। इसे आप आगे लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बच्चे आगे जो हम पढ़ेंगे भाग 2 में, तो बच्चों इस जो कृति की बात करें इससे संबंधित कुछ और चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे, राइट। तो बच्चों जो कृति दी गई है उस कृति को आप स्वतः पूरा करने का प्रयास करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों भाग 1 में आज हमने अध्ययन किया। यस, अगर हम बात करें जनसंख्या भाग 1 में हमने देखा, यस जनसंख्या की वृद्धि के बारे में देखा, जन्म दर, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और माइग्रेशन अर्थात प्रवासन की स्थिति हमने देखी। जनसंख्या वितरण के संदर्भ में चर्चा की और कुछ कृतियों के बारे में हमने देखा। जनसंख्या घनत्व के बारे में भी हमने पढ़ा। तो बच्चों भाग 2 में जब हम पहुंचेंगे तो हम देखेंगे वहां पर लिंग अनुपात की बात करेंगे, यस, तथा इसके बाद आय समूह अनुपात किस तरह से ज्ञात करते हैं तथा कार्य के अनुसार जनसंख्या की संरचना भाग 2 में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चलिए आज हम यहाँ पे अभ्यास कर लेते हैं। किसी क्षेत्र की जनसंख्या में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो बताइए बच्चों ये कथन सत्य है या असत्य। अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, क्या ये कथन सत्य है? मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। यस, तो चलिए उतना उत्तर टैली कीजिए। ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला कथन ध्यान से देखिए।
एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या जन्म दर कही जाती है। एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है। तो क्या यह कथन सत्य है? मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए अगला देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, 100 वर्ष की कालावधि में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में मृत व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। याद कीजिए बच्चों, यहाँ दिया है 100 वर्ष की कालावधि में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में मृत व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। तो आपको याद आ रहा होगा क्या यह कथन सत्य है? यहाँ दिया है 100 वर्ष की कालावधि में प्रति 1000। तो चलिए, तमाम बच्चों को याद आ गया होगा ये कथन असत्य है, सही नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 100 वर्ष की कालावधि में, जबकि हमने चर्चा की थी, आपको याद आएगा। इस कथन को सत्य करना है तो आप 100 वर्ष नहीं बल्कि इसे क्या करेंगे बच्चों, 1 वर्ष लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कथन सत्य करके लिखा गया है 1 वर्ष की कालावधि में इस प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में मृत व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। यस बच्चों, ध्यान रखना है। आइए बच्चे इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि के कारण संसाधनों पर दबाव पड़ता है। इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद आ रहा होगा। यस, तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों लास्ट में कथन और देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, कुछ प्रदेशों का क्षेत्रफल अधिक हो सकता है और वहां जनसंख्या का घनत्व, इस जनसंख्या कम होने से घनत्व भी कम होता है। उदाहरण के रूप में राजस्थान। क्या यह कथन सत्य है? ये हमने इसकी चर्चा की थी, याद कीजिए बच्चों। यहाँ दिया है कुछ प्रदेशों का क्षेत्रफल अधिक हो सकता है और वहां जनसंख्या कम होने से घनत्व भी कम हो सकता है। यस, तो जनसंख्या कम होने से घनत्व भी कम होता है। उदाहरण के रूप में राजस्थान। याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी, आपको मानचित्र में दिखाया भी था। तो तमाम बच्चों को याद आ गया होगा कि ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।